हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीपीजी केमिस्ट्री यूजीपीजी। और आज का हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से नेट से में क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम इम्पोर्टेंट समझते हैं बोर का परमाणु मॉडल के बारे में। तो सबसे पहला जो है इसे जो है रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल या फिर बोर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। यह जो है मुख्यतः मैक्स का जो क्वांटम सिद्धांत है मैक्स प्लैंक का, वो उस पर आधारित है। सन 1913 में नील्स बोर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार ये बोला गया कि कोई भी एटम्स है उस एटम्स में नाभिक होते हैं और नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। इस वृत्ताकार मार्ग को कक्षा के नाम से जानते हैं और इस कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है इसको हम बोलते हैं एम वी आर, दैट इज थीटा। ठीक है, ये बराबर h/2 का गुणज में होता है। इसको हम n h/2 भी मान सकते हैं, जहां m बराबर मास इलेक्ट्रॉन का मास हो सकता है या कण का मास होगा, v बराबर वेलोसिटी होगा, r बराबर रेडियस होगा, n बराबर यहाँ पर कक्षा जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है और जिसका मान जो है 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। अगला हम बात करें तो इसमें जो प्रत्येक कक्षा है उसकी ऊर्जा जो है निश्चित होती है, मतलब निश्चित मात्रा में संलग्न होती है। अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष के नाम से भी जाना जाता है। इन ऊर्जा कोषों को क्रमशः K, L, M, N, O, P के नाम से जानते हैं। यदि ऊर्जा स्तर n बराबर 1 है, यहाँ पर n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, n बराबर 1, तो हम ये मानते हैं इसका मान यदि 1 है तो वो k कोस होगा, अगर 2 है तो वो l कोस होगा, 3 है तो m, 4 है तो n, इसी तरह से 5 4 5 एंड 6 होगा तो p होगा, दैट इज 6 और ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला इसमें पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गति करने पर, अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में गति कर रहा है तो उस दौरान जो है वो तो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ना ही ऊर्जा जो है अवशोषित करेगा, अर्थात इसकी कुल ऊर्जा का मान जो है निश्चित या नियत रहता है। यदि किसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकता है, अगर उस कंडीशन में जाता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी। यदि ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो मान लो जो है n बराबर 2 में है और ये n बराबर 3, यहाँ पर n बराबर 1 कर सकते हैं। ये इस तरह से 3 ऊर्जा स्तर है या 3 कक्षा है बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर n2 में है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है n3 में जा रहा है तो ये कब जाएगा, जब ऊर्जा जो है अवशोषित होगी, और ये लोअर एनर्जी लेवल में कब जाएगा, जब ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी। ऊर्जा उत्सर्जित होने से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और अवशोषित होने से उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ने से वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और ऊर्जा कम होने से वो लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ये ऊर्जा का जो अवशोषण और उत्सर्जन है वो एक निश्चित मात्रा में होती है, ठीक है, जिसे हम बंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात यहीं पर जो एनर्जी है उसको एक छोटे छोटे निश्चित एनर्जी के पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं और इसी छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उसको बंडल या फोटोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एनर्जी है लेवल है, एनर्जी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने से जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है वो h न्यू होगा। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और v जो है
ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और v जो है इसकी वेलोसिटी होगी। और यहाँ एनर्जी में जो चेंजेस आती है वो E1 से E2 में, सॉरी E2 माइनस E1 रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका नाभिक है, ये जो पहला एनर्जी लेवल दिख रहा है, ठीक है, ये n बराबर 1 है, ठीक है, इसको हम k कोस के नाम से जानते हैं, n बराबर 2 है, ये l कोस के नाम से जाएगा, n बराबर 3 है, ये m कोस के नाम से जाना जाएगा, और n बराबर 4 है वो n कोस के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी अवशोषित होने पर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। हम इसको E1 मान लें और इसको E2 मान लें, ये आ जाएगा E3, यहाँ E2, ये आ जाएगा E4 और ये आ जाएगा E5, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पर पहले से दूसरा में जाता है, तो हम ये मानते हैं कि एनर्जी लेवल में चेंजेस होगी। अगर बात करें बोर के एप्लीकेशन की, तो ये विभिन्न एप्लीकेशंस इसमें देखने को मिलती है, और कुछ फार्मूला भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और फार्मूला के साथ साथ जो है उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी। तो सबसे पहला है जो रेडियस है, ठीक है, वो ऑर्बिट्स की रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थिर ऊर्जा कक्ष में गति करता है तो उसका जो केंद्र है, ठीक है, वो संतुलित होता है, और संतुलन की स्थिति में जो r की वैल्यू है वो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर m होती है, जहां पर n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, z जो है एटॉमिक नंबर है, e जो है इसकी ई जो है इसकी जो है ई स्क्वायर में है, दैट इज ई प्लस माइनस ये चार्ज रहेगा, और एम उसका जो है मास है। जब फाइनल इसका कैलकुलेशन करेंगे सभी कांस्टेंट का, तो यहाँ पर जेड को छोड़ दिया जाए, सभी की वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू, एन की वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू छोड़ देते हैं, ई स्क्वायर एम की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा जो अगला फार्मूला हो जाएगा R बराबर 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अब यहाँ पर फाइनली अगर z बराबर 1 हो, मतलब कि हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो इसकी वैल्यू जो है R बराबर एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो त्रिज्या किस पर डिपेंड कर रही है, ये जो है उसके नंबर ऑफ उसके कक्षा के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ रेडियस बढ़ता जाएगा, उसकी जो कक्षा है उसकी त्रिज्या भी, सॉरी, जैसे जैसे त्रिज्या जैसे जैसे इसकी कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी त्रिज्या जो है बढ़ती जाएगी। दूसरा है इसकी एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी की ऊर्जा की गणना हम किस तरह से करेंगे, इसकी गणना करने के लिए ये फार्मूला है, दैट इज ई एन बराबर, एन जो है कोषों की संख्या है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, सभी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में। ई एन बराबर -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एंड ओवरऑल इन सब की वैल्यू रखने से ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स, ठीक है। और अगर इसको किलो जूल में रखेंगे तो ये 312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा ई एन की वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। अगर मान लो जो है n बराबर 1 है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी 1 बराबर, मतलब प्रथम कोष के लिए प्रथम कोष की ऊर्जा, प्रथम कोष की ऊर्जा, ये ऊर्जा कैसे होगी, यहाँ पर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 आएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर n बराबर ये 2 है, तो यहाँ पर दूसरे कोष की ऊर्जा हो जाएगी E बराबर
13.6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर -13.6 को दो दूने 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पर, ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस में रहेगा, इसकी एनर्जी जो है E2 की ऊर्जा जो है इतना हो जाएगी। इसी तरह से और भी अदर कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। E3 के लिए कर सकते हैं, E4 के लिए कर सकते हैं, E5 के लिए कर सकते हैं। फार्मूला वही आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय, ये हम प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किलो जूल में अगर करना है तो ये वाले वैल्यू को फिट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 के लिए 3 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 9। इसको आगे करके देख सकते हैं, -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 जो वैल्यू आएगी। इसी तरह से -13.6 डिवाइडेड बाई 5 पंचे 25, इसको यहाँ कर लो 5 का स्क्वायर कर लो। तो आगे इस तरह से सभी जितने भी कोस है, के कोस है, ये आ गए के कोस, ये आ गए एल कोस, ये एम एन ओ पी, इस तरह से अलग अलग कोस की ऊर्जा जो है कैलकुलेट की जा सकती है। अगला पॉइंट में आते हैं हाइड्रोजन एटम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये तरंग दैर्ध्य की गणना है। चूंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इसको ऐसा मान लें, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा यहाँ पर है, n बराबर 1 है, ये k सेल में है, तो पॉसिबल है और अदर एनर्जी लेवल्स खाली हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ये फ्री है कहीं भी जाने के लिए। तो उसकी यहाँ एनर्जी एक्सेप्ट करने और वहां से फिर लोअर एनर्जी में आने के लिए अवशोषण करने के पास उसका उत्सर्जन करने के बाद जो एनर्जी होगी उसकी स्पेक्ट्रम कितनी होगी और उसके लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, हम इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। इस फार्मूला का उपयोग करने के लिए अगली क्लास में हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें एक एक कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू जो है। तो फिलहाल ये बोर का 3 एप्लीकेशन पार्ट है, इस एप्लीकेशन पार्ट को आप लोग जो है स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो R है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 10,967 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट जो है इसमें हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो रेडियस है वो इतना है। ठीक है, तो इसकी तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो हमको आंसर इसमें किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आंसर लिखना है तो फर्स्ट यहाँ पर n बराबर 1 है, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, आंसर n बराबर यहाँ पर 1 है, तो इसकी रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर ये तृतीय कक्षा होगी तो इसका जो है तृतीय कक्षा के लिए जो रेडियस होगा वो कितना होगा। अब रेडियस के लिए फार्मूला क्या है, रेडियस के लिए फार्मूला हम क्या निकाले थे इसमें, दैट इज r बराबर 0.529 इंटू यहाँ पर आया था n स्क्वेयर। ठीक है, n स्क्वेयर, और ये पूरा जो वैल्यू होगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं n बराबर यहाँ पर क्या था, r था, और n बराबर 1 था, और n बराबर यहाँ पर 3 है। तो सिंपल से है, पुट द वैल्यू 0.29 इंटू यहाँ पर आ जाएगा तृतीय कक्षा के लिए है 3 का घात, तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू 3 किया 9। तो फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.529 इंटू 9, तो यह आ जाएगा
4.761 एंगस्ट्रॉम होगी। मतलब R3 की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 4.761 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं ये जो फार्मूला है उसको रख करके। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्लास में इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? ऊर्जा को। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होगी उत्तेजित होने के लिए? मतलब ये बोला है, अगर हम इसका आंसर देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, n बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है E1 की एनर्जी -13 कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको n बराबर 2 में जाना है, ठीक है, उत्तेजित होना है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 2 में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर क्या है? ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या था? ऊर्जा n बराबर फार्मूला था हमारा -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डोंट फॉरगेट, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। ये आ जाएगा। तो अब इसमें आएगा, हम सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर n बराबर 2 है, ठीक है, सेकेंड कक्षा के लिए। तो ये आ जाएगा -13.6/2 ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा -13.6/2×4। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा ये? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ये यहाँ की जो ऊर्जा है वो 3.4 है। दूसरे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा तो उसकी ऊर्जा इतनी है। प्रश्न में बोला है उत्तेजित होने के लिए कितने एनर्जी चाहिए? तो यहाँ पर डेल E इक्वल होता है E2 माइनस E1। अब हमें E1 बराबर कितना मिला है? 13 और E2 बराबर कितना मिला है? -3.4। तो यहाँ पर आ जाएगा -3.4, ठीक है, एंड देन -13.6। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वैल्यू है तो हमको जो है माइनस करना है। तो ये टोटल वैल्यू लगभग हो जाएगी 10.4 का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तभी वो एनर्जी फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल में जा सकता है। सो इस तरह से हमने देखा। अगली क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो थर्ड वैल्यू है ये हमारा क्या है? नेक्स्ट क्लास है। और उससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चंस आते हैं नेट या सेट में। ठीक है, सो थैंक यू।